ठीक है। तो हम सबके सब जो सॉल्ट्स होते हैं उनको कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि इसका मोलर मास बड़ा सुंदर होता है 100 है। तो आंसर इससे अच्छा आता है। ठीक है। तो हम जो भी सॉल्ट्स गिवन होते हैं उसको कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। वो देखना कैसे। मान लिया क्वेश्चन में गिवन है कि भाई 11.1 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड is present in let's say 10 लीटर वाटर, 10 लीटर पानी में इतना ग्राम कैल्शियम क्लोराइड पड़ा है ना। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैल्शियम क्लोराइड की वजह से हार्डनेस होती है ना। कैल्शियम क्लोराइड की वजह से क्या होती है, परमानेंट हार्डनेस होती है। फाइंड हार्डनेस इन ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या करेंगे बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास होता है 111। तो मैंने इसके मोल्स निकाल लिए। समझ में आ रही बात। सबसे पहले मैंने इसके मोल्स निकाल लिए। जितने मोल्स कैल्शियम क्लोराइड या किसी भी सॉल्ट के, उतने ही मोल्स हो जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट के भी, है ना। तो मैं बोलूंगा कि अगर कैल्शियम क्लोराइड इतना है तो इतने ही मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो इक्वल इक्वलेंट्स का फंडा लगाते हैं। वैलेंसी दोनों की सेम है, दोनों की वैलेंसी सेम है, दोनों की वैलेंसी सेम है, +2 +2। ठीक है। तो मोल्स भी इक्वल आ गए। 0.1 मोल कैल्शियम क्लोराइड मतलब 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर एवरीवन। अब हम इसका मास निकाल लेंगे। मास कितना आ जाएगा 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ग्राम आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 10 ग्राम। तो बेसिकली 0.1 मोल कैल्शियम क्लोराइड इज इक्वलेंट टू 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना आ गया, 0.1 इंटू मोलर मास। समझ में आ रहा है सबको, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। अंडरस्टूड एवरीवन। नाउ हार्डनेस विल बी, फॉर्मूला चिपका देंगे अब हार्डनेस का। वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर कैसे आएगा, 10 लीटर वाटर है। 10 लीटर वाटर मतलब 10,000 ml, है ना। 10 लीटर वाटर मतलब 10,000 ml। और डेंसिटी पानी की होती है 1 ग्राम पर ml। तो जितना ml आएगा बच्चों उतना ही हम वेट ऑफ क्या ले लेंगे, वाटर ले लेंगे। समझ में आ रहा है सबको। तो हार्डनेस का जो फॉर्मूला है, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन वेट ऑफ वाटर इंटू 10⁶। वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हम निकाल चुके, वेट ऑफ वाटर आ गया, इंटू 10⁶ कर देंगे। बताओ सबको समझ आ रहा है मेथड। वेब क्लियर है ये। आर्यन, Yes, sir. अनुश्री समझ में आ रहा है। तो ये आ गया बच्चों Yes, 1000, sir. है ना। आंसर विल बी 1000 ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, ये एक छोटा सा बस सिंपल सा बच्चों न्यूमेरिकल बनता है। यहाँ पे सारे हार्डनेस को हमने कन्वर्ट कर दिया ppm में कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में। अब इसका जो फायदा ये होता है ना कि अभी तो मैंने सिर्फ एक सॉल्ट डाला CaCl2, मैं CaCl2 भी डाल दूं, मैग्नीशियम सल्फेट भी डाल दूं, कैल्शियम सल्फेट भी डाल दूं, कुछ नहीं करना, सबके मोल्स निकाल लो, है ना। सबके मोल्स जितने मोल्स होंगे उतने ही मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के, सबको ही कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ रही मेरी बात, सबको एक ही टर्म्स में ले आए। अंडरस्टूड एवरीवन। ठीक है। और मोलर मास तो है ही सुंदर, कैल्शियम कार्बोनेट का सबसे सुंदर क्या है, मोलर मास 100 ग्राम पर मोल। तो आंसर बढ़िया आ जाता है इससे। क्लियर हो चुकी कहानी। एक और क्वेश्चन करो।
ठीक है बच्चों, समय की बात। लक्ष्मण क्लियर है ये? श्रेया? यस सर। लास्ट क्लास कुछ लोगों ने शायद मिस की थी, तो एक बार देख लेना बच्चों पुराना रिकॉर्डिंग, कुछ ना समझ आया तो पूछ लेना। हालांकि वही समझा था हमने बस कि हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, ये सब चीजें करो ये न्यूमेरिकल। समझ में आया बच्चों, है ना? मोल्स निकाल लेंगे सबसे पहले, कैल्शियम सल्फेट के मोल्स। दोनों के मोल्स को इक्वेट कैसे करेंगे CaCO3 में? क्यों, क्या दिक्कत है? 0.05 आ रहा है ना? यस सर, 0.05 और वो दूसरे वाले 0.2। ठीक है बच्चों, समझ आ रही बात? तो यार सीधा सा पढ़ना है, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों की वैलेंसी 2 है, तो बस जितने मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के, मतलब जितने मोल्स बाकी सॉल्ट्स के, उतने ही मोल्स इसके। अगर किसी मतलब क्वेश्चन में बैलेंस से अलग हो तो फिर क्या करेंगे? फिर इक्विवेलेंट से करेंगे, इक्विवेलेंट से इक्वेट करेंगे। इक्विवेलेंट्स है ना, पिछले चैप्टर में हमने क्या था ना, इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, मोल्स इनटू हाँ। एन, उससे करेंगे। ठीक है, अभी तो वैलेंसी सेम है, तो सीधे सीधे जब वैलेंसी सेम है तो मोल्स और इक्विवेलेंट्स एक ही चीज हो जाती है।
हाँ जी, समझ में आया बच्चों सबको, आज में क्लियर है ये? ठीक है, ठीक है वैभव, नेक्स्ट समझ आ रही बात। 25 ग्राम आ गया। अब हार्डनेस का फॉर्मूला चिपका देंगे। वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन वेट ऑफ वाटर 200 लीटर मीन्स 200 इंटू 10 की पावर 3 ml, और जितना ml उतना ग्राम। समझ में आ रहा है सबको? इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, तो आएगा ये 125 ppm। बताओ भाई, समझ में आया सबको? एनी डाउट? तारिशा क्लियर है? वैभव, अनुश्री? यस सर। ओके, मैंने ग्रुप पे एक क्वेश्चन भेजा है, 7th क्वेश्चन करो उसमें। ग्रुप पे एक क्वेश्चन भेजा, उस पे 7th क्वेश्चन आप ट्राई करना है बस। सर मेरे पास फोन नहीं है, आप एक बार क्वेश्चन बता दोगे? क्या? मेरे पास फोन नहीं है, आप एक बार क्वेश्चन बता दोगे? हाँ ठीक है।
सर डन। ए आ रहा है आंसर। आ गया बच्चों आंसर इसका? यस सर। ठीक है, समझ में आ गया ना सबको फंडा कैसे निकालते हैं हार्डनेस? ठीक है अचमन, समझ में आ रहा है? वैभव ने डाउट? मोल्स निकाल लोगे, सिर्फ कुछ नहीं करना यार। 0.81 बाय या सीधे सीधे हम ऐसे भी कर सकते हैं, मोल्स 0.81 बाय 62 162 इंटू 100, ये सीधे सीधे वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा, है ना? सीधे ही इंटू 100 करके वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दो, है ना? ठीक है, ये तरीका भी अंडरस्टूड एवरीवन। वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ गया इसमें 0.5 ग्राम। सीधे मोल्स निकाल के टाइम पास करने से अच्छा है सीधे हमने ये वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दिया। 0.73 बाय 146 इंटू 100, यहाँ से ये आ गया वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी 0.5 ग्राम आ गया। ठीक है बच्चों, तो टोटल वेट कितना हो गया? 1 ग्राम। हार्डनेस हो जाएगी वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच मीन्स 1 ग्राम अपॉन 100 ml, मतलब 100 ग्राम। वेट ऑफ वाटर हो गया 100 ग्राम 10,000। इंटू 10 की पावर 6, सिंपल। 10 की पावर 4 ppm, यानी कि 10,000 ppm आंसर आ गया। समझ आ गया सबको फंडा? हार्डनेस निकालेंगे, है ना? तो ये चीजें एक तो यहाँ पे समझने की इस चैप्टर में, बाकी सब थ्योरेटिकल है। एक तो ये हार्डनेस हमने समझा लास्ट क्लास में होता किस वजह से, ठीक है? किस किस वजह से हार्डनेस होता है? हार्डनेस 2 टाइप की, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, मतलब सॉरी परमानेंट हार्डनेस और टेम्पररी हार्डनेस। और फिर आज हमने देखा हार्डनेस को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज है बच्चों इसमें H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका सब कुछ पढ़ेंगे हम अभी, स्ट्रक्चर वगैरह सब। उससे पहले फिर से एक न्यूमेरिकल चीज जो है इसमें, वो है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। स्कूल वगैरह में बहुत कम चीजें ये सब डालते हैं वैसे, है ना? ये वाला पॉइंट, टॉपिक वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही पूछा जाता है। क्या होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2? एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन टर्म है H2O2 के लिए, जैसे मोलैरिटी होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, मोलैरिटी होता है। इसके लिए एक नई चीज भी हम डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। H2O2 बच्चों रखे रखे डिकम्पोज होता है, रखे रखे डिकम्पोज हो जाता है ऐसे, और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। तो दो सॉल्यूशन पड़े हुए हैं आपके सामने H2O2 के, दोनों 1 लीटर है, लेकिन एक में ज्यादा H2O2 होगी, मोलैरिटी एक की ज्यादा होगी। मोलैरिटी समझते हो आप, मोल्स पर लीटर। तो एक में H2O2 के लेट से ज्यादा मोल्स हैं, एक में कम मोल्स हैं। तो जिसमें ज्यादा होंगे वो ज्यादा O2 रिलीज करेगा, है ना? जिसमें ज्यादा H2O2 होगा वो क्या करेगा? ज्यादा O2 रिलीज करेगा। सो वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिफाइन ही इस तरह से करते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज वॉल्यूम ऑफ O2 produced at STP या NTP by 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन कितना लीटर O2 निकाल रहा है? दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है, 1 लीटर कितना O2 निकाल रहा है, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इस तरह से आप जब लेबोरेटरी में जाओगे तो लिखा होगा वॉल्यूम 30V H2O2। 30V मतलब 30 उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। लेबल लगा होगा, उस पर चिपका होगा लेबल H2O2, है ना? तो HCl वगैरह के लिए तो लिखा होता है 0.1 मोलर, 0.01 मोलर, इस तरह से। वॉल्यूम H2O2 के लिए लिखा होता है 30 वॉल्यूम H2O2। इसका मतलब होता है कि इस H2O2 का 1 लीटर विल गिव 30 लीटर O2 एट STP। समझ में आ रही सबको बात?
30 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, 30 लीटर ऑक्सीजन एट एसटीपी। बताओ जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब समझ आ गया सबको? एनी डाउट? वॉल्यूम स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में एक रिलेशन होता है, वो हम इजीली निकाल भी सकते हैं, याद रखना है फिर अपने को। क्या रिलेशन है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 11.2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 11.2। ये सिंपल सा रिलेशन है, या मोलैरिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2, एक ही बात है। ये रिलेशन आपको याद करना है, क्वेश्चंस में यूज हो सकता है। अगेन फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है ये टॉपिक। फिर जो हार्डनेस आएगा स्कूल में अच्छे से, और इसकी H2O की और चीजें हम पढ़ेंगे वो आएगा, ये थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2। ठीक, कैसे आया? बहुत आसान सा डेरिवेशन है इसका। रखना तो फॉर्मूला याद है, मैं है ना। मान लिया V 1 लीटर है, ये 1 लीटर सॉल्यूशन है, उससे V लीटर बन रहा है O2 H ऑक्सीजन। ठीक है, यही होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब। तो मोल्स ऑफ O2 कितने हो गए? V अपॉन 22.4। याद है सबको? वॉल्यूम अपॉन 22.4 से डिवाइड करते हैं तो आ जाते हैं मोल्स। और जितने मोल्स O2 के, उसके डबल मोल्स आएंगे H2O2 के। रिलेशन के हिसाब से 2 मोल H2O2 से 1 मोल O2 मिल रहा है। So moles of H2O2 will be double of this. मतलब V अपॉन 11.2। बताओ जो समझ में आ गई बात। और 1 लीटर में जितने मोल्स होते हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन में जो मोल्स होते हैं वही मोलैरिटी होता है। मोलैरिटी इज मोल्स पर लीटर, इसलिए आ जाता है मोलैरिटी इज इक्वल टू V अपॉन 11.2। वापस बताना एक बार ये। 1 लीटर से V लीटर ऑक्सीजन बन रहा है ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब। ठीक है रे? यस सर। तो O2 के मोल्स कितने हो जाएंगे? V अपॉन 22.4। H2O2 के मोल्स कितने हो जाएंगे? अच्छा ठीक है ठीक है। डबल ऑफ O2। समझ में आ रही बात? डबल ऑफ O2। ठीक है, और जितने मोल्स H2O2 के हैं, क्योंकि 1 लीटर सॉल्यूशन हमने एज्यूम किया था, उतना ही वही फिर क्या हो जाएगी? मोलैरिटी हो जाएगी। अंडरस्टूड? ठीक है। तो मैंने एक और आपको भेजा है क्वेश्चंस का, बट लिख भी देता हूँ मैं साथ साथ यहाँ पे। ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 8.9 मोलर H2O2 सॉल्यूशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये है ना, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, करो उसको। घर बहुत लेट हो गया है। हाँ जी सर।
लास्ट क्लास अटेंड की थी तूने? यस सर। ओके। सर 99.68। हाँ तो ये आसान सा ही है ना, 273 और 1 केल्विन और 180 में एसटीपी कंडीशंस हो जाती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस है और 180 में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। सीधा सा रिलेशन है बच्चों, है ना, मोलैरिटी वॉल्यूम स्ट्रेंथ का। डायरेक्टली हम 11.2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गई बात सबको? ठीक है अनुश्री, अरीशा समझ आ रहा है? ये रिलेशन आपको समझ आ गया? ठीक। अच्छे क्वेश्चंस बच्चों इससे बनते हैं। टाइट्रेशन है ना, रेडॉक्स टाइट्रेशन मैंने आपको पढ़ाया है थोड़ा बहुत बेसिक, कैसे हम इक्वेट करते थे, याद है सबको? इक्विवेलेंस इक्वेट करते थे, मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स इनटू एन फैक्टर इक्वेट करते थे। तो H2O2 और KMnO4 मान लिया रिएक्ट कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में, तो भूले तो नहीं आप, Mn का एन फैक्टर 5 होता था, 7 से 2, 7 से 2 कितने का चेंज है, 5 का। ठीक है श्रेया, KMnO4 H2O2 को ऑक्सीडाइज कर देगा O2 में। बताओ H2O2 का एन फैक्टर कितना होगा? टू। ठीक है तारिशा, याद है मेथड एन फैक्टर निकालने का? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स। H2O2 का हमेशा ही एन फैक्टर 2 आएगा, -1 से 0 जा रहा है, चेंज कितने का बच्चों, 1 का, इनटू नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, O2, O2 है, 2 है। बताओ किसी को कोई दिक्कत परेशानी? No, sir. ठीक है बच्चों, हमेशा H2O2 का एन फैक्टर 2 ही आएगा, क्योंकि H2O2 या तो ऑक्सीजन -1 से -2 में जाएगा, है ना बच्चों, तो भी चेंज 1 का ही होगा, या फिर -1 से 0 में जाएगा तो भी चेंज 1 का ही है। ठीक है, तो एन फैक्टर इसका हमेशा 2 आएगा। अब देखना आप क्वेश्चन इसमें हम कैसे बना रहे हैं। याद है ना सबको क्या करते थे रेडॉक्स टाइट्रेशन में, है ना, इक्विवेलेंस इक्वेट करते थे। करो एक बार ट्राई इसको।
सर 1.128 ना। किस किसने निकाल लिया? तो मेरा 1.12 आ रहा है। 1.12 आ रहा है। यस सर। और कोई? और कोई बच्चों समझ में आया सब कोई कॉन्सेप्ट? हरीशा कैसे करते थे, भूले तो नहीं? इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 है ना, KMnO4 के इक्विवेलेंट्स इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 करते थे हम। इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते थे? मोल्स इनटू एन फैक्टर। बस मोल्स के लिए मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। कैसे बताया था मैंने आपको, है ना, ये रेडॉक्स टाइट्रेशंस में ये करते थे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम गिव यू मोल्स इनटू एन फैक्टर। कितना है KMnO4 का? 5। समझ में आ रहा है बच्चों? इज इक्वल टू H2O2 का वॉल्यूम 500 ml, एक्स मोलैरिटी, उसका एन फैक्टर है 2। बस एक लाइन में आंसर आता है मोलैरिटी का, तो ये मोल्स इनटू एन फैक्टर। बताओ, सबको याद है ये, है ना? इजीएस्ट वे रेडॉक्स टाइट्रेशंस करने का। ठीक है, ये मेरे ख्याल से यही आ जाएगा 0.1। और फिर 1.12। मोलैरिटी आ गई, क्या करेंगे? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालने के लिए मोलैरिटी इनटू 11.2। सिंपल बच्चों, ऐसे करते हैं यार। इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। रेडॉक्स टाइट्रेशन को यूज करके मोलैरिटी आया, मोलैरिटी से वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गया। बताओ, कर पाओगे सब लोग ऐसे क्वेश्चंस? Yes, sir. Ashu,
करो बच्चों। हाँ जी बच्चों, हो गया सबसे क्वेश्चन ये? सर वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो निकल गई, वेट नहीं निकला। वेट तो वेट निकालने के लिए मोल्स चाहिए तेरे को। मोल्स कैसे आएंगे? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, वेट निकालने के लिए क्या करना है? बस मोल्स निकालने हैं यार।
मोल्स निकालने के लिए क्या करना है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करना है भाई, है ना। मोलैरिटी तो सबसे पहले स्टेप में आ ही जाएगा भाई, ठीक है तारिशा। एन फैक्टर कितना है, 6 और 2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ 10.08 आ रही है। ओके 6 और 2 एन फैक्टर आ गए, ठीक है बच्चों। तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू 200 ml एक्स मोलर, एन फैक्टर 2 है उसका। कितना है मोलैरिटी यहाँ पे डायरेक्ट 0.9। बताते रहो खुद से, है ना, कोई डाउट हो तो भाई। 2 3 just 6 0.9 आ गया। हाँ 0.9 है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाता है हमारा मोलैरिटी इंटू 11.2, है ना। ये इस टाइप के क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ आपको कहाँ मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। और वेट निकालना है अपने को तो बस बहुत आसान है, 200 ml। 6.12 है क्या वेट? एक सेकंड देख लेते हैं, उसके लिए मोलर मास भी निकालना पड़ेगा ना। A2 से R2 से निकाल लिया तूने? हाँ बस 34 आ रहा है मेरे पास, उससे कितना आ रहा मल्टीप्लाई है कर दिया। 34। A2 से R2 से का मोलर मास निकाला। इसका A2 से R2 से, अच्छा H2O2 का चाहिए, हाँ। तो हाँ 32 इंटू 0.18 हो जाएगा ना। ओके ओके ठीक है। तो बच्चों मोल्स आ जाएंगे हमारे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी है 0.9। बताओ यार समझ में आ रहा है, ये मोल्स आ गए, वेट निकालने के लिए 34 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। यही आ रहा समझ आ गया सबको फंडा, ओके। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्कूल में अभी ये सब चीजें आएंगी, H2O2 के बारे में देखना ध्यान से। H2O2 का स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर ओपन बुक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों, ओपन बुक स्ट्रक्चर। क्या होता है इसका मतलब अभी देखना आप लोग। हाँ जी लिख रहा है बच्चों ये। तो ये जो H2O2 है ना यार, आपको ऐसे देखना पड़ेगा किताब। ओपन बुक स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि एक H नीचे, एक ये ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन जो दूसरा है वो इधर आ गया बुक के इधर की तरफ, समझ आ रहा है। और ये दूसरा ऑक्सीजन जो ये थोड़ा हवा में है, तो ओपन बुक जैसा, खुली किताब जैसा स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि एक OH और दूसरा OH अलग अलग प्लेन में है। ठीक है, जो 3D स्ट्रक्चर है, दिख रहा है सबको, समझ में आ रहा है सबको, फील कर पा रहे हैं सब लोग। Yes, sir. ऑलराइट, तो वी कॉल इट ओपन बुक स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं नॉन लीनियर नॉन प्लेनर, ना तो एक लाइन में है सारे, ना एक प्लेन में है सारे। प्लेन भी बच्चों अलग है, लाइन भी अलग है ना। तो नॉन प्लेनर नॉन लीनियर नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। अंडरस्टूड एवरीवन, समझ में आ गई बात सबको। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का याद रखना है आपको स्ट्रक्चर, ध्यान रखना है मतलब। इसमें दो तरह के एंगल होते हैं, एक तो बॉन्ड एंगल समझते हो आप, बॉन्ड के बीच में एंगल जो है 94.8 डिग्री जो है ये बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड्स के बीच में एंगल है, ठीक। लेकिन ये जो किताब के बीच में एंगल है, बुक के बीच में जो एंगल है 115.5 डिग्री, ये जो दो प्लेन्स के बीच में एंगल आ रहा है इसको बोलते हैं डायहेड्रल एंगल। क्या बोलते हैं इसको, डायहेड्रल एंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, डायहेड्रल एंगल, ठीक है। एक तो बॉन्ड एंगल होता है, एंगल बिटवीन प्लेन बॉन्ड्स। एक होता है बच्चों डायहेड्रल एंगल।
डायहेड्रल एंगल होता है एंगल बिटवीन प्लेन्स। ठीक है, तो ये आपको 3D चीज ध्यान रखनी है कि दो तरह के एंगल होते हैं यहाँ पे, बॉन्ड एंगल और डायहेड्रल एंगल। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक। बॉन्ड एंगल कुछ 90 डिग्री के आसपास होता है ना, और डायहेड्रल एंगल मतलब बॉन्ड एंगल कुछ 94-95 के आसपास होता है, और डायहेड्रल एंगल हमारा 115 किताब के बीच का एंगल कुछ 115 डिग्री के आसपास। समझ में आ गया बच्चों सबको इसका स्ट्रक्चर है ना? ये सब चीजें आपसे स्कूल में पूछेंगे। हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रिपरेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन की रिएक्शंस याद रखनी है हमें H2O2 की। कैसे करते हैं प्रिपरेशन? एक तो बच्चों परऑक्साइड के हाइड्रोलिसिस से परऑक्साइड बनता है, मतलब मान लिया Na2O2 है, Na2O2 सोडियम परऑक्साइड, उसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो H2O2 बनता है ना। आप लोग परऑक्साइड का स्ट्रक्चर देख भी चुके हो, परऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं इसको, है ना। कहाँ कहाँ पढ़ा है हमने? रेडॉक्स में ही पढ़ा है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते वक्त। ठीक है, तो Na2O2 कुछ ऐसा होगा, आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा? H+ आगे बढ़ जाएंगे, दोनों ऑक्सीजन पे कौन आगे बढ़ जाएगा? H+, है ना। H2SO4 से भी रिएक्ट करा सकते हैं एसिड से, H+ आके बढ़ जाएंगे दोनों ऑक्सीजन पे। बताओ समझ में आ रही सबको कहानी? H+ आगे बैठ गए, बन गया H2O2। अंडरस्टूड एवरीवन? वापस होता है। सोडियम परऑक्साइड जो एक खुद से परऑक्साइड है ऑलरेडी, ठीक है आर्यन, उसी को हमने एसिड से रिएक्ट करा दिया H+ से। ठीक है, परऑक्साइड खुद ही है वो, क्या होगा? Na+ की जगह H+ आगे बैठ जाएंगे, खत्म बात। अच्छा ठीक है ना, और क्या निकलेगा? Na2SO4। ठीक, तो पहली चीज होती है परऑक्साइड का ही हाइड्रोलिसिस या एसिडिफिकेशन। जैसे बेरियम परऑक्साइड होता है, बेरियम परऑक्साइड BaO2, बेरियम परऑक्साइड उससे परऑक्साइड है वो, आप उसको H2SO4 से रिएक्ट कराओगे, डायरेक्ट H2SO4 से H+ आके बैठ जाएंगे, क्या बनेगा? H2O2, बेरियम सल्फेट निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? एक रिएक्शन बच्चों ये याद रखना है, ऑक्सीडेशन ऑफ 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल। 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल एक खतरनाक सा कंपाउंड होता है उसको, 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल। इसका ऑक्सीडेशन करते हैं फ्री रेडिकल जनरेटर की प्रेजेंस में। एनसीईआरटी में लिखा है, डायरेक्टली आपको याद रखना है। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन कैसा आता है ना, ये दे देंगे कि भाई ये रिएक्शन हुई, फिर बोलेंगे कि बताओ जो कंपाउंड बना। ठीक है, उसमें बताओ जो कंपाउंड बना वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। पढ़ाया आपने केमिकल बॉन्डिंग में कि परऑक्साइड्स आर डायमैग्नेटिक, याद है सबको? भूले तो नहीं? यस सर। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों? पूछेंगे कि बताओ जो प्रोडक्ट बना वो पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है ना। हमने पढ़ा है बॉन्डिंग में, MOT में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, परऑक्साइड्स आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। इस तरह से कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चन बना देते हैं बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो रिएक्शन हमें याद होगी तभी तो हम कर पाएंगे यार, है ना। वैसे तो आप इसको देखते ही पहचान जाओगे, अजीब सा कंपाउंड है 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल। ऑलराइट एवरीवन?
तो इसका जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये दोनों H ऊपर के निकल के H2O2 बनाते हैं, याद रखना है आपको। समझ में आ गई बात बच्चों सबको ना, प्रिपरेशन ऑफ H2O2। फिर इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज H2O2 की। H2O2 की केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको ध्यान रखना है, एक तो H2O2 कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जनरली ना, मैंने रेडॉक्स में भी बताया था, जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रखना है आप लोगों को। इसके सामने इससे भी तगड़ा बंदा आ जाएगा, KMnO4 आ जाएगा। KMnO4 और स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है, रेडॉक्स पढ़ चुके हो आप अच्छे से, ठीक है। तो KMnO4 के सामने फिर ये KMnO4 इसी को ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। तो जनरली H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। रीजन आप ये भी याद रख सकते हो, उससे नेसेंट ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है जो नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन होता है, नेसेंट वर्ड का मतलब होता है जो न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न ऑक्सीजन है ना। तो ये रिएक्शन के बीच में बनता है, हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन एटम होता है, ध्यान रखना है आपको, है ना। तो ये डिकम्पोज होता है, टूटता है, ऑक्सीजन फेंक के मारता है, ऑक्सीजन एटम फेंक के मारता है सामने वाले पे, और सामने वाले को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। समझ में आ रहा है, इन ऑक्सीजन से ये सामने वाले को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है जनरली। जैसे ये रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछी जाती है स्कूल में भी, हर जगह। ठीक है, तो जो PBS ब्लैक कलर का होता है, लेड पेंटिंग्स पे ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, लेड पेंटिंग्स पे ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं, मतलब PBS बन जाता है वहां, ठीक है। उसको साफ करने के लिए, रिमूव करने के लिए, सफाई करने के लिए उसकी हम H2O2 को यूज करते हैं। H2O2 उसको ऑक्सीडाइज कर देता है PbSO4 में। समझ आ रही बात सबको। तो ये सब चीजें आप धीरे धीरे देखोगे कि ब्लीचिंग एक्शन है ना, ये ब्लीचिंग एक्शन भी है इसका, गंदगी को रिमूव कर रहा है, ब्लैक कलर को साफ कर रहा है। समझ में आ रहा है, ये रिएक्शन ब्लीचिंग एक्शन भी दिखा रही है। ब्लीचिंग समझते हो सब, है साफ करना, धुलाई करना, गंदगी हटाना, ब्लीचिंग एक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, ये सब दिखा रही है रिएक्शन। बताओ जो समझ आया सबको, ठीक। तो ब्लैक PPT को उसने व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया उसको। ठीक है, समझ आ गया। तो जनरली H2O2 इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। तो हमें क्या क्या हमसे पूछ सकते हैं, कुछ रिएक्शंस याद रख सकते हैं, किसको कहाँ पे ऑक्सीडाइज करता है, किसको किस फॉर्म में ऑक्सीडाइज कर देता है H2O2, ये सब हमें याद करना है। ऑलराइट एवरीवन, समझ आ रहा है। ठीक है, जैसे KI है तो I- को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है? I- को आयोडीन में। समझ आ रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है I- को I2 में। खुद अपना क्या हो जाएगा, ये खुद ये जब भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, खुद क्या होगा, जो रिड्यूस होगा। रिड्यूस किसमें होगा? -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, -2 में रिड्यूस होगा। समझ में आ रहा है सबको? जब भी H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस, -1 से -2 में। अंडरस्टूड एवरीवन? KOH में चला गया। KOH में आप देखोगे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल है, -2 है। आयरन को
Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर देता है, Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर देता है, फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देता है, ये सब चीजें करता है। और जब भी ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या होगा, हमेशा रिड्यूस होगा, या तो H2O में या फिर KOH वगैरह में किसी में। तो जैसे ही क्वेश्चन मैंने आपको भेजा, नहीं भेजता हूँ, है ना, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है आर्यन, तो ये फिर को इसी पे देखना पड़ेगा फोटो में ही। ठीक है। कहाँ गया ये रहा। ठीक है, तो एक बार देखो फोर्थ क्वेश्चन, जो अभी जो शीट भेजी है मैंने, उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजेस, क्वेश्चन ये दे रखा है आर्यन कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजेस FeCN6O4- to FeCN6 3- in acidic medium but reduces, है ना, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है but reduces FeCN6 3- to FeCN6 4- in basic medium. The other products formed are, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात? तो आपको भी जो मैंने लॉजिक समझाया, क्या समझाया कि जब ऑक्सीडाइज करेगा, इजी सी बात है, जब ऑक्सीडाइज करेगा आयरन को तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। रिड्यूस होगा तो किस में जाएगा, रिड्यूस होगा तो किस में जाएगा, -2 में -1 से। और जब आयरन को रिड्यूस करेगा तो खुद ऑक्सीडाइज होगा। समझ में आ रही सबको बात? ऑक्सीडाइज होगा तो किस में जाएगा, O2 में जाएगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। बताओ समझ में आ रहा है सबको ये? यस सर। तो फिर बच्चों उसमें नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है, तो ऑप्शंस में से फिर हमारा आराम से बहुत मजे में चूज कर पाओगे आप। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, बहुत आराम से चूज कर पाओगे। देख लिया सबने क्वेश्चन, ऑप्शंस देख लिए? ठीक है तारिशा, अनुश्री समझ आ रहा है, वैभव, Yes, sir. ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। H2O एक जगह ऑक्सीडाइज कर रहा है, एक जगह रिड्यूस कर रहा है। जहां ऑक्सीडाइज करेगा वहां खुद रिड्यूस होगा, और जहां रिड्यूस करेगा वहां खुद ऑक्सीडाइज होगा। और बहुत हल्के हल्के से ऑप्शन हैं। O2 एक ही में है, राइट साइड में, मतलब सेकंड वाले में, वो सी ऑप्शन में है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है H2O2 के बारे में, वॉल्यूम, स्ट्रेंथ, उसके बाद इसका प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, और केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ इसकी रिएक्शंस ऑक्सीडाइज करने वाली, ऑक्सीडाइजिंग नेचर वाली। क्लियर है सबको? ठीक है, तो बस ये सारी चीजें करने के बाद फिर इस चैप्टर में थोड़ी सी दो तीन चीजें बचती हैं। छोटा सा चैप्टर है, खत्म हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्लास में। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चंस कर लेना इसके जो भेजे हैं, बाकी वाले भी ना। ओके, बाय एवरीवन। थैंक यू Thank सर। you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके।